इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा और टाइप्स ऑफ सोर्सेज तक पढ़ा था। आगे अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, उसके एनालिसिस के बारे में जानेंगे एंड देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर टुडे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने टाइप्स ऑफ सोर्सेज के बारे में बताया कि दो होते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स, दूसरा होता है इनकोहेरेंट सोर्स। दोनों में डिफरेंस यही है कि कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली एक सिंगल सोर्स से ही निकलते हैं। इन्हें हम सेम सिंगल सोर्स से ही ऑब्टेन करते हैं। अब हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, आप इस बारे में सोच रहे होंगे। मैं आपको ऑब्टेन करके बताती हूँ। 1 मिनट। कंसीडर, मान लीजिए ये हमारा सोर्स है। ओके, अब हमको इससे दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने हैं। तो मैं ऐसे दो स्लिट्स बनाऊंगी। ये दो स्लिट्स से फिर जो लाइट्स निकलेंगी ना, वो मेरे लिए तो दो सोर्सेज होंगी, लेकिन एक्चुअली में ये दो कोहेरेंट सोर्सेज होंगी। भले ये एक ही सोर्स से निकली हो, लेकिन फॉर्मेशन दो सोर्सेज का कर रही है और इनके वेवलेंथ्स भी सेम होंगे और दोनों का फेज़ भी सेम होगा या फिर कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल सोर्स से निकले, इसीलिए ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। एक मेन एग्जांपल लेज़र लाइट है, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस के साथ। ओके, इनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी हमें सेम दिख रहा है। हेंस कोहेरेंट सोर्सेज एक सिंगल सोर्सेज से ही बनाए जाते हैं। यहाँ दो अलग अलग स्लिट्स का यूज़ किया हमने, 1 स्लिट्स, 2 स्लिट। ओके, इस तरीके से हमने कोहेरेंट सोर्सेज बनाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो इंडिपेंडेंट यानी अलग अलग, वो भी मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर वाले जो सोर्सेज होते हैं, वो भले एमिट करते हों, लेकिन वो फेज़ में नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम पे गिवन है, ये लैम्प 1 है, लैम्प 2 है, भले ही दोनों का वेवलेंथ सेम है, लेकिन दोनों फेज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम्स कभी भी लाइट वेव सेम फेज़ में एमिट नहीं करते, इसलिए ये सोर्सेज इनकोहेरेंट सोर्सेज हुए। और इसलिए दो इंडिपेंडेंट लेज़र बीम्स भी लेते हैं तो हमें दिख जाएंगे दो इनकोहेरेंट सोर्सेज। दिख रहा है कि यहाँ से हमें भले ही दो सोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन दोनों ही इनकोहेरेंट है, यानी दोनों फेज़ में नहीं है, भले ही दोनों का वेवलेंथ ही सेम क्यों ना हो। ओके, यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, जो कि हमें यंग्स डबल स्लिट में आगे पढ़ना है। तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ सोर्सेज पढ़ा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। अब हम कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बना सकते हैं, मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया। पहला वेवफ्रंट को डिवाइड करके इस मेथड में जो वेवफ्रंट है उसे दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मिरर्स, लेंसेज या प्रिज्म के यूसेस पर। पहला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स बनाकर, दूसरा लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म। तो ये दोनों मेथड्स है, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म से भी दो बन जाते हैं एक सिंगल सोर्स से, एंड लॉयड्स मिरर में भी। लेकिन ये दोनों हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे में सिर्फ YDS है, दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये तो डिवीज़न ऑफ वेवफ्रंट से हमने एक वेवफ्रंट्स को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में बांट दिया फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। अब हम एम्पलीट्यूड का डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ इनकमिंग बीम इज डिवाइडेड इनटू 2 or more parts by partial reflection और रिफ्रैक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कराकर ये जो डिवाइडेड पार्ट्स होंगे वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ट्रैवल करेंगे और फाइनली साथ में आकर इंटरफेरेंस करेंगे। जैसे कि ब्रिलियंट कलर, जब हम थिन फिल्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि सोप फिल्म देखते हैं तो उसमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, ऑयल फिल्म में दिखते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के कारण, और जब वो साथ में आता है तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे चलते हैं। फिल्म्स के कारण न्यूटन रिंग्स का यूज़ किया जाता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, मेनली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है। अब एक सस्टेन्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है? अगर आपको स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला, ये दोनों ही सोर्सेज कोहेरेंट होना आपको सिखा दिया, यानी सेम फेज़ में हो और सेम या फिर कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस हो उनके बीच में। वो कंटिन्यूसली वेव्स एमिट करे सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी के। द टू सोर्सेज मस्ट एमिट कंटिन्यूसली वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। ओके, सेपरेशन जो होगा दोनों स्लिट्स के बीच में, आप स्लिट्स याद करो, ये जो दो स्लिट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए। ओके ना, जो डिस्टेंस होना चाहिए स्क्रीन का उन दोनों सोर्सेज से, स्क्रीन जो इधर है और जो सोर्सेज हमारे, इनके बीच का डिस्टेंस भी कम होना चाहिए।
गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए, यानी जो अंतर पता चल पाए आपको मैक्सिमा और मिनिमा में, इसके लिए जो एम्पलीट्यूड्स हो इंटरफेरिंग वेव्स के वो नियरली इक्वल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो, और बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए। इन दो इंटरफेरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो और बैकग्राउंड डार्क हो, तब एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट हमें मिल सकता है। और अगर आपको बहुत सारे फ्रिंजेस चाहिए फील्ड ऑफ व्यू में, तो सोर्सेज को आप नैरो रखिए, मोनोक्रोमेटिक रखिए, तो आपको बहुत सारे फ्रिंजेस मिलेंगे। फॉर लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द फील्ड ऑफ व्यू, द सोर्सेज शुड बी नैरो एंड मोनोक्रोमेटिक। For large number of fringes in the field of view, the sources should be narrow and monochromatic. दोबारा से conditions देखते हैं, वो coherent होने चाहिए, same wavelength and frequency, separation दोनों के बीच में small, distance of screen is कम होना चाहिए contrast के लिए, उसके जो waves हैं interfering waves nearly equal amplitudes के हों, background dark हो, and the last one, number of fringes जो है field of view में, वो अगर ज़्यादा चाहिए तो sources को narrow होना है और monochromatic हो रहा है। अब शुरू होता है हमारा एनालिसिस। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं जब दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, इक्वल हैं, और एम्पलीट्यूड लगभग इक्वल है, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते हैं। क्या कर पाते हैं? सुपर इम्पोज कर जाते हैं। और एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर उनका इंटेंसिटी जो होता है लाइट का, वो मैक्सिमम होता है, किसी एक पॉइंट पर उनका इंटेंसिटी मिनिमम होता है। ओके, यही फेनोमेनन क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप दो वेव्स ले लो, एम्पलीट्यूड A1 एंड A2, और फ्रिक्वेंसी भी सेम रखना, और फेज डिफरेंस भी 5 ही रखना, सेम फेज डिफरेंस। ओके, और सुपर इम्पोज करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा? उनका डिस्प्लेसमेंट्स क्या होगा? तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ये कहा था। तो y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो वेव्स हैं, इनके फेज डिफरेंस भी है कांस्टेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन, A1 साइन ओमेगा टी एंड A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको तोड़ेंगे तो A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 एंड कॉस ओमेगा टी साइन 5। ओके, साइन ओमेगा टी अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस 5 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर A1 प्लस A2 कॉस 5 क्या कहा जा रहा है? A1 प्लस A2 कॉस 5 A कॉस थीटा के इक्वल हो, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इंटू कॉस 5 A कॉस थीटा के इक्वल हो, और A2 साइन 5 जो है A साइन थीटा के इक्वल हो, तो क्या होगा? अब देख सकते हो, साइन ओमेगा टी A कॉस थीटा एंड कॉस ओमेगा टी A साइन थीटा, दो अलग अलग चीज़ें, और A कॉमन हो जाएगा एंड इट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो ये हमारा y क्या बन जाएगा? A इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी अगर निकालना चाहे तो वो क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 अंडर रूट। फेज एंगल थीटा जो अगर हम निकालना चाहे तो वो tan इनवर्स A2 साइन 5 बाई A1 प्लस A2 कॉस 5। ठीक है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, देन I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस 5। और ये जो रूट I2 है, यही इंटरफेरेंस फैक्टर कहलाता है। इतना सब कुछ तो जल्दी जल्दी बता दिया, अब हम एक बार अच्छे से समझाते हैं। इंटरफेरेंस कराना है तो उनका फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल। दो हमने लिया वेव्स, पहला y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, दूसरा लिया y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब कर रहे हैं तो हमारा A1 साइन ओमेगा टी एंड A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 बन गया। अब हमने साइन ओमेगा टी क्या किया? कॉमन ले लिया। जब साइन ओमेगा टी कॉमन लिया देन A1 प्लस A2 कॉस 5 बच गया, और इस A1 प्लस A2 कॉस 5 को हमने क्या मान लिया? कॉस A कॉस थीटा। क्या माना? A कॉस थीटा। और जो हमारा यहाँ पे A2 साइन 5 था, इसको मान लिया A साइन थीटा। तो इस तरीके से A यहाँ बन गया A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, एंड इट बिकेम A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी फॉर्मेट में आया क्या? A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये तो हमारा लिखने का तरीका हुआ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। और अगर हमसे थीटा पूछा जाए तो हम देख सकते हैं टैन थीटा जो होगा वो होगा A2 साइन 5 बाई A1 प्लस A2 कॉस 5। हैंस थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स A2 साइन 5 बाई A1 प्लस A2 कॉस 5। तो हमारा फेज एंगल भी निकल गया।
क्या बच गया हमारे पास, ये फेज एंगल है। क्या है? फेज एंगल। इंटेंसिटी जो होता है ना एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसके स्क्वायर के। देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर अगर रूट को इधर भेज दिया जाए, देन वी कैन राइट आई हियर I1 k A1 square and I2 is equal to k A2 square. Hence I is equal to A1 plus A2 plus A2 plus 2 root I1 root I2, ठीक है, cos phi। क्योंकि यहाँ A1 A2 था तो रूट I1 I2 रख दिया हमने, तो ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जहाँ 2 रूट I1 I2 cos phi जो है ये इंटरफेरेंस फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस फैक्टर। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 cos phi। ये हमारा क्या है? इंटरफेरेंस फैक्टर है। अब हम शुरू कर रहे हैं मेन टाइम। अगर डिस्टेंस सोर्स का 2 पॉइंट से x1 और x2 है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? x2 माइनस x1, और उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। अब मान लो ये हमारा सोर्स है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और पॉइंट A का डिस्टेंस x1 एंड पॉइंट B का डिस्टेंस x2। क्योंकि B वाला दूरी ज़्यादा है तो हमसे अगर पाथ डिफरेंस पूछा जाए, पाथ डिफरेंस जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल से डिनोट करते हैं। तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो बड़े वाले में से छोटा वाला होगा, माइनस x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 ही हमारा पाथ डिफरेंस है SB माइनस S से, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए अगर फेज डिफरेंस क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि जो, याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली, फेज डिफरेंस बाय 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बाय t। वंस अगेन फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है तो उसको आप 2 पाई से डिनोट करो, मतलब डिवाइड करो, और 5 से डिनोट कर लो, और उसको इक्वेट कर दो पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस जिसको आपने डेल से डिनोट किया, और उसको लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो आपको 5 यानी कि फेज डिफरेंस आसानी से मिल जाएगा अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो, ठीक है। तो फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यानी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल। 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल। 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल, ठीक है। इसलिए फेज डिफरेंस क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल, यानी फेज डिफरेंस बाय 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा। और यही टाइम डिफरेंस बाय टी भी होता है। तो अगर हमसे टाइम, हाँ माँ, इसीलिए जो टाइम डिफरेंस होगा वो भी टी यानी जो टाइमिंग है इंटू 5 जो कि हमारा फेज डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल होगा। तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बाय टाइम। ये रिलेशन हमें सब निकाल कर देगा, बस हमें पाथ डिफरेंस एक बार पता कर लेना है। ओके, आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस के भी टाइप्स होते हैं, हमने पहले भी बताया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों ही वेव्स सेम फेज में हो, जब दोनों वेव्स सेम फेज में हो, यानी फेज जो होगा सेम होगा, और तो फेज डिफरेंस एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, यानी 5 मस्ट बी एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 5 इज इक्वल टू 2n पाई। फेज डिफरेंस आप क्या समझ रहे हो? जब याद कीजिए आप, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 वाज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। वहाँ जो 5 है वही है मेरा फेज डिफरेंस। अगर वही फेज डिफरेंस, अगर वो दोनों वेव सेम फेज में है तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो एक इवन मल्टीपल होगा पाई का। हमने पहले भी हमेशा पढ़ा है कि अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल होता है पाई का तो वो सेम फेज में होता है। देन 5 मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, एंड यहाँ 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। 5 मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई। तो अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है, देन पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? आप याद कर लो, पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बाय 2 पाई। देन लैम्डा इधर लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n पाई, एंड 2 पाई कैंसिल, यानी कि n लैम्डा है। ओके, 2n पाई हमने दिया फास्ट फेज डिफरेंस को, लैम्डा इधर गया। जब पाथ डिफरेंस एक इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का, यहाँ हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 5 बाई 2 पाई इज इक्वल टू डेल बाई लैम्डा, और यहाँ 2n पाई डाला तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ n आया है। ओके,
तो n आया है, n इंटू लैम्डा, कुछ समझने वाला बात उतना नहीं है, लेकिन इवन मल्टीपल बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हेयर जो पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी n लैम्डा के फॉर्म में जब भी पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी डेल इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो याद कर लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के फॉर्म में चाहिए। फेज डिफरेंस एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के फॉर्म में चाहिए। फेज डिफरेंस एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई सिर्फ पाई, एंड पाथ डिफरेंस n लैम्डा। अब हमसे कोई पूछेगा कि टाइम डिफरेंस क्या होगा, तो यहीं से हम यूज़ कर सकते हैं टाइम डिफरेंस t। पाथ डिफरेंस क्या है हमारा, n लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंस, n 2nt, रुक जाइए, हमारा क्या आया था n लैम्डा ना, n ही बचा, nt, यानी वो भी t बाई 2 का एक इवन मल्टीपल, यानी nt के फॉर्म में रहेगा, तो वो भी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, वंस अगेन t बाई 2 का इवन मल्टीपल यानी nt के फॉर्म में, जैसे यहाँ n लैम्डा है। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम होगा। अब आप सोचो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब ये मैक्सिमम कब होता है, जब cos फाई 1 आ जाए, देन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, एंड से मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू a1 प्लस a2। देन आई मैक्सिमम क्या होगा, यहीं पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं i1 प्लस i2 2 रूट i1 रूट i2। तो यहाँ पे cos फाई 1 आया, तो हेंस ये क्या हो गया, रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, एंड आई मैक्सिमम हो गया रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, एंड ए मैक्सिमम हो गया a1 प्लस a2। ये तो था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव, जब दोनों ही वेव्स अपोजिट फेज में हो। अपोजिट फेज कब होता है, जब 2n-1 पाई होता है हमारा फेज डिफरेंस, तो अपोजिट के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए, यानी 2n-1 इंटू पाई। इसी से अब हम अगर फेज डिफरेंस भी निकालें तो हमें क्या मिलता है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी वो एक ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का। तो इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।